तो अभी तक जो हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये पढ़ा था कि फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो उसमें मैंने आपको एक केस दिया था कि मिसाल के तौर पे आपके पास आप अल्लाह ना करे लेकिन आप कभी गिर रहे हो इस तरह से, और अगर आप स्ट्रेट गिरोगे तो आप सीधा इस एज पे जाके गिरोगे और जिससे आपकी मौत वाक़या हो जाएगी। मगर इस दौरान आपके पास एक कंक्रीट का एक ब्लॉक है, कह लो कि उसका एक मैस है 5 से 10 किलो का। अब ये कंक्रीट का ब्लॉक आपको बचा सकता है। तो आप इस कंक्रीट के ब्लॉक को किस तरह से इस्तेमाल करोगे कि आप नीचे इस कंक्रीट पे ना गिरो बल्कि पानी में गिर के अपनी जान बचा लो। तो क्या आप उसको नीचे रख के ये कोशिश करोगे कि पहले कंक्रीट का ब्लॉक जो है ज़मीन को टच करे बाद में आप, तो इस तरह से आपकी जान बचेगी? तो इस तरह से नहीं बचेगी, आप जान एक ही तरह से बचा सकते हो कि इसके करीब आगे तकरीबन 25-30 मीटर दूर आप इस कंक्रीट के ब्लॉक को उल्टी डायरेक्शन में फेंक दो, जिसकी वजह से जब आप इस कंक्रीट के ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे यही कंक्रीट का ब्लॉक आप पे भी फोर्स लगाएगा जो कि रिएक्शन फोर्स होगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से आप पानी में गिर जाओगे और आपकी जान बच जाएगी। इसी केस को हम आगे मजीद लेकर चलते हैं और मोमेंटम की तरफ आते हैं। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस कंक्रीट के ब्लॉक को बड़ा कर दिया, ठीक है? पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 10 केजी का था, अब ये 40 केजी का हो गया। अब अगर सेम फोर्स के साथ ये उसको फेंकता है उस कंक्रीट के ब्लॉक को, तो इस दफ़ा कंक्रीट का ब्लॉक ज़्यादा दूर नहीं जाएगा लेकिन ये सेम डिस्टेंस ही कवर कर रहा है और उसने फोर्स जो लगाई है वो भी सेम लगाई है और कंक्रीट के ब्लॉक ने इस पे भी सेम फोर्स लगाई है। तो इस दफ़ा ये ब्लॉक ज़्यादा दूर क्यों नहीं गया? इसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा मोमेंटम। मोमेंटम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि एक मूविंग बॉडी पोजेस करती है और ये भी इसलिए हमारे पास इक्वल होती है उसके मैस का और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल। अब हमारे पास मैस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और हमारे पास जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे एक स्केलर नंबर एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम बेसिकली वेक्टर की स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। यानी कि हमारे पास जो मोमेंटम आएगी, जो मोमेंटम है वो भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। अब इसके अगर हम यूनिट्स देखें तो हमारे पास इसके यूनिट्स क्या आते हैं? तो हमारे पास इसके यूनिट्स को दो तरह से डिफाइन किया जाता है। पहला तरीका तो है हमारे पास मैस के यूनिट्स हमारे पास केजी होते हैं, वेलोसिटी के यूनिट्स हमारे पास मीटर पर सेकंड होते हैं, तो मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं केजी मीटर पर सेकंड। लेकिन इसको एक और टर्म में भी हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके यूनिट्स को ड्राइव कर सकते हैं। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस फार्मूला में या ये जो मेरे पास यूनिट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे मैं सेकेंड से यानी कि टाइम से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दूं तो मैं कर सकता हूँ। मेरे पास इक्वेशन में किसी किस्म की चेंजिंग नहीं है। मैं इक्वेशन किसी भी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं किसी भी नंबर को तो वो चेंज नहीं होता। तो खैर ये चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे मेरे पास मैस और सेकंड सॉरी ऊपर वाला एक मैस लूँ और नीचे वाले दोनों सेकंड्स लूँ यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरे पास क्या बनेगा? ये तो मेरे पास केजी जो है वो मैस है, जो मेरे पास ये है ये मेरे पास एक्सेलरेशन बन जाएगी। और मुझे पता है कि मैस टाइम्स एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है? फोर्स। यानी कि मैं इसकी यूनिट्स को लिख सकता हूँ न्यूटन सेकंड। ठीक है, न्यूटन एम ए को मिला के बनेगा और सेकंड हमारे पास पीछे जो अकेला बच जाएगा वो। तो हम इसको जो है यूनिट्स इसके न्यूटन इन सेकंड्स यहाँ से इस तरह से आए हैं। तो दो यूनिट्स हैं, आप जिस मर्जी में डिफाइन करना जो आपकी मर्जी। बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन, अब मोमेंटम की हम इक्वेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। आपको एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या है कि आपको बुक में ही एग्जांपल देता, आपको वही मैं एग्जांपल रिपीट करूंगा। आपके पास सेम मैस की एक फुटबॉल पड़ी है और सेम मैस का आपके पास एक ईंट का टुकड़ा पड़ा है। आप दोनों को हिट करते हो तो आपको दोनों की हिट क्या सेम होगी? आपको ज़्यादा तकलीफ किसको हिट करते हुए होगी? तो वो उसमें बताता है कि जब आप ईंट को हिट करते हो तो तब आपको ज़्यादा तकलीफ होती है और उसकी वजह क्या है वो भी हम देखते हैं कि इम्पल्स बेसिकली क्या है। हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब हमें पता है कि फोर्स इक्वल होती है हमारे पास मैस टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक हो गया? तो अगर मैं एक्सेलरेशन के लिए इस इक्वेशन को सीधा करूं तो मैं मैस डिवाइड बाय फोर्स डिवाइड बाय मैस इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं। तो बेसिकली इस मैस को मैं इसके इक्वल रख दूंगा तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी? फोर्स डिवाइडेड बाय मैस इज इक्वल है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय द टाइम। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि मैस को दोनों वेलोसिटीज के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और इस टाइम को एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एफ टाइम्स टी क्या बनेगा? एम एफ एम वी एफ माइनस एम वी आई यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम मेरे पास किस चीज़ के इक्वल है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। इस चीज़ को हम कहते हैं इम्पल्स। तो बेसिकली आपके पास होता क्या है
कि आपको जब आप ईंट को हिट करते हो तो जो आपका कॉन्टैक्ट टाइम होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप एक फुटबॉल को हिट करते हो तो आपका पाँव उसके अंदर कंप्रेस होता है। तो आपका जो कॉन्टैक्ट टाइम है वो बढ़ जाता है। तो कॉन्टैक्ट टाइम के बढ़ने से हमारे पास जो फ़ोर्स है वो कम हो जाती है और वो फ़ोर्स ही वो चीज़ है जो कि हमें हर्ट करती है, हमें तकलीफ़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह एक्सीडेंट्स के केस में वो कार्स ज़्यादा सेफ होती हैं जिनके आगे जो क्रम्पल ज़ोन होता है वो ज़्यादा होता है। यानी कि वो उस एक्सीडेंट को यानी कि कुछ मिलीसेकंड्स बढ़ा देती हैं उसके ड्यूरेशन को, जिसकी वज़ह से हमें जो इन कार पैसेंजर्स हैं वो कह लो कि उन्हें तकलीफ़ या उन्हें चोट लगने के चांसेस कम होते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं इम्पल्स। ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम है और ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे, आई एम गुड। अच्छा, अब अगर मैं इस टाइम टी को यहाँ पे लाके डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास फ़ोर्स इक्वल किस चीज़ की आएगी? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैं फ़ोर्स को एक और तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कि फ़ोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू इट्स टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि मैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा हूँ कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मेरे पास किस चीज़ के इक्वल है? द फ़ोर्स दैट आई हैव या समबडी हैव अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स लगाओगे तो वो इक्वल होगी उसके चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम्स के। यहाँ से हमें ये चीज़ मिलती है। मोमेंटम अभी तक हमें पता चल चुका है कि किसी भी चीज़ का मोमेंटम क्या होता है? मास टाइम्स वेलोसिटी। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास? न्यूमेरिकल में वो हमें ये कहता है कि अ कार ऑफ मास 1500 kg हैज़ इट्स वेलोसिटी रिड्यूस टू कितने? 20 मीटर पर सेकंड टू अच्छा रिड्यूस फ्रॉम सॉरी 20 मीटर पर सेकंड से वो 15 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी यानी कि 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हमने कम की है। कितने टाइम में की? हमने 3 सेकंड्स में की। अब वो आगे हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स? कि एवरेज रिटार्डिंग फोर्स यानी कि वो फोर्स जो कि इस ऑब्जेक्ट यानी कि इस कार पे लगाएगी वो क्या थी? अब वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपली पहले हम देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि 20 मीटर्स पर सेकंड थी वो गिवन है, फाइनल वेलोसिटी जो कि 15 मीटर पर सेकंड है वो गिवन है हमारे पास टोटल टाइम हमें पता है कि टोटल टाइम 20 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड आने में कितना लगा। तो ये सारा डाटा हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है? एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। अब एवरेज रिटार्डिंग फोर्स हमारे पास किसके इक्वल आएगी? मैंने वंस अगेन अभी पीछे ही बताया कि फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली हमने इसका चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ही हमारे पास फोर्स के इक्वल होगी। तो बेसिकली हम यहाँ पे हमारे पास चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? सॉरी ये डेल पी यहाँ पे आना था, नॉट एम। तो हमारे पास डेल पी हमारे पास क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय द टाइम। तो हमारे पास मैथ्स भी है, हमें सारी वैल्यूज़ पता है, हमें फाइनल वेलोसिटी भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, हमें टोटल टाइम भी पता है। वैल्यूज़ प्लग इन की हमने, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास तकरीबन 22,500 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव 30,000 डिवाइड बाय 3 आता है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव 7500 न्यूटन्स आ जाएगा और डिवाइड बाय 3 तो हमारे पास तकरीबन ये जो आएगी ये आएगी नेगेटिव 2500 न्यूटन। अब ये नेगेटिव 2500 न्यूटन क्या है? यहाँ पे आपको समझने के लिए आपको एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स समझनी पड़ेगी। बेसिकली जो रिटार्डिंग फोर्स हम निकाल रहे हैं अगर हम उसकी डायरेक्शन देखें तो वो हमारे पास क्या नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव से क्या मुराद है कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी पॉजिटिव है उसके अगेंस्ट ये फोर्स लग रही है। तो हमारे पास अगर कार जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हमारे पास अगर वो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो हमारे पास जो उसकी उस पर एवरेज रिटार्डिंग फोर्स लग रही है वो हमारे पास उसकी उल्टी डायरेक्शन में होगी। तो नेगेटिव साइन हमें ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है और उसका हमें मैग्नीट्यूड भी पता है। तो यही दो चीज़ें वो हमसे मांग रहा था और यही दो चीज़ें हमने उसको बता दी। तो हम इसको बेसिकली हम 2.5 किलो न्यूटन्स भी लिख सकते हैं।